प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति, इसका क्या अर्थ है और इसकी विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी। अर्थात आज हम न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित विषय पर 3 बातें ले रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहाँ हुई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका क्या सामान्य अर्थ है और विद्वान ने इसकी क्या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो क्या क्या बात ला रही है आज हम, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। आप देखिए भाई, जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी जगह किसी न किसी रूप में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। अर्थात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में व्यक्ति विशेष या व्यक्ति का जो समूह होता है, व्यक्तियों का जो समूह होता है, उसके आधार पर शासन का संचालन नहीं होता है, बल्कि कानून के अनुसार शासन का संचालन होता है। और वास्तव में इन सभी की, अर्थात राजनीतिक शक्ति के संगठन की जो व्यवस्था की जाती है, उसका उल्लेख संविधान में होता है। व्यक्ति, समूह और विभिन्न अधिकारी वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुरूप करें, और ऐसी स्थिति में सरकार निरंकुश ना बने, इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान में जो उल्लेख किया गया है उसके अनुरूप व्यवस्थापिकाएं कानून बनाएं, उसके अनुरूप कार्यपालिकाएं कार्य करें। मगर इसकी रक्षा कौन करे फिर? इसीलिए किसी न किसी रूप में वहाँ, मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के अंतर्गत न्यायपालिका को ये शक्ति दी जाती है कि वह ये देखे कि व्यवस्थापिकाएं और कार्यपालिकाएं संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं, संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं। तो वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं की जो ये शक्ति या क्षमता है कि भाई संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिकाएं, कार्यपालिकाएं और प्रशासन कार्य करे, यह देखने की जो शक्ति या क्षमता है, वही न्यायिक पुनरावलोकन है। अब इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो और वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन होगा ही होगा। आप देखिएगा, इसका अपवाद है, जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंतर्गत क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है नहीं। ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर, किसी भी प्रकार का, किसी भी क्षेत्र के लिए कैसा भी कानून बना सकती है। ब्रिटेन की न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैधानिक, अमान्य, रद्द नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और संसद की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? यही है कि वहाँ की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बनाए, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। परंतु क्या हमारे भारत में, अमेरिका में न्यायपालिका की शक्ति नहीं है कि न्यायपालिका ये देखे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रशासन जो कानून बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। हमारे भारत में भी न्यायपालिका के पास ये शक्ति क्षमता है, अमेरिका के पास भी जो वहाँ की न्यायपालिका है उसके पास ये शक्ति और क्षमता है। तो जो ये शक्ति और क्षमता है, वो ही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। मैं इसको तरीके से समझाऊंगा, यहाँ तो मैं इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई वास्तव में सरकार सीमित हो, संवैधानिक सरकार हो, जो संवैधानिक कानून है वो सर्वोच्च हो, साधारण कानून
संवैधानिक कानून के अनुरूप बने, तो इसके लिए न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देनी ही पड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ध्यान दें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति एक ऐसे देश में होती है जहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कहाँ है? ब्रिटेन में। वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटेन में होती है, परंतु व्यवहारिक रूप में इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ध्यान रखना है, दो प्रश्न बन रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की जो उत्पत्ति हो तो कहाँ हुई है? ब्रिटेन में। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका प्रयोग कहाँ किया गया? इस शक्ति की प्रस्तावना कहाँ की गई? इस शक्ति की स्थापना कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपसे एग्जाम में दोनों रूपों में प्रश्न पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का भावार्थ यहाँ ये है, आपको ये ध्यान रखना है क्या कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है इसकी उत्पत्ति तो ब्रिटेन में होती है और इसका प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। मैंने आप बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें नोट कर दी हैं, आप अपने नोट्स बनाइएगा। बाकी सारी बातें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, समझना है। देखो सबसे पहले नोट करेंगे आप, स्मिथ ने, विद्वान का नाम क्या है? स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटिश कही जा सकती है। कौन कह रहे हैं? ये स्मिथ कह रहे हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूं, स्मिथ ने अपनी कौन सी पुस्तक में? पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में, मतलब राजनीति विज्ञान एक परिचय, ये इनकी पुस्तक का नाम है जो कि कंपटीशन में पूछी जाती है अक्सर। इसमें इन्होंने कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटिश कही जा सकती है, अर्थात वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। पूर्णतः सत्य है बात। अब कैसे हुई है आगे बढ़िए, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ये देखो वास्तव में क्या था कि साम्राज्यवादी युग में, जैसे हम आपसे कहें कि भाई भारत 1947 से पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेशी तो थे, क्या थे? उपनिवेश थे। तो इस तरीके से ब्रिटेन के अधीन अनेकों उपनिवेश थे। उस संदर्भ में ये बात समझेंगे आप। साम्राज्यवादी युग में ब्रिटेन के उपनिवेशों से संबंधित भारत में 1947 से पहले का उपनिवेश था। उपनिवेशों से संबंधित न्यायालयों के निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए एक संस्था प्रिवी परिषद विकसित हो गई थी और वास्तविक रूप में इन उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उस निर्णय की वास्तविक रूप में जो व्याख्या की जाती थी वह प्रिवी परिषद के द्वारा की जाती थी। मतलब उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उन निर्णयों का पुनरावलोकन प्रिवी परिषद के द्वारा किया जाता था। यही पुनरावलोकन कहलाता है, यही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो वास्तविक रूप में इस विचार का जो प्रारंभ हो गया था न्यायिक पुनरावलोकन का, वह कहाँ से हो गया था? ब्रिटेन से हो गया था। फिर से दोहरा रहा हूँ, साम्राज्यवादी युग में, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ 1947 से पहले हम भी उपनिवेश थे, तो हमारे भारत के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उस निर्णय की जो व्याख्या या पुनरावलोकन किया जाता था वह प्रिवी परिषद के द्वारा किया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के विचार का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। क्या? साम्राज्यवादी युग में ब्रिटेन के उपनिवेशों से संबंधित न्यायालयों के निर्णयों का मतलब जो उपनिवेश थे इनके जो सर्वोच्च न्यायालय होते थे ना, इनके निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए एक संस्था प्रिवी परिषद विकसित हो गई थी। मतलब ये जो प्रिवी परिषद है उपनिवेशों के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसका पुनरावलोकन करती थी। ठीक है, अगली बात, अब देखो ये तो विचार की बात होगी कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ब्रिटेन में। और आज वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, मतलब न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ही नहीं।
ब्रिटेन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास ये शक्ति या क्षमता नहीं है कि वह संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैधानिक घोषित करे। नो, क्योंकि वहाँ संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रश्न बन रहा है, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत निम्न में से किस देश में अपनाया गया है? ब्रिटेन में अपनाया गया है। ठीक है, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, आपका आंसर होगा ब्रिटेन। बार बार कह रहा हूँ, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ है? ब्रिटेन में। इसलिए वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसद जो भी कानून बनाएगी वो अंतिम है, उनको अमान्य अवैध घोषित नहीं कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, तो इसलिए देखो, विचार की उत्पत्ति ब्रिटेन में हो रही है और ब्रिटेन में ही इसकी कोई व्यवस्था नहीं है आज। चलिए आप देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर्वप्रथम अमेरिका में, मैंने आपको पहले बता दिया था शुरू में ही, अमेरिका में न्यायाधीश मार्शल ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में, नोट कीजिएगा कब, 1803 में एक केस का नाम है मारबरी बनाम मेडिसन, नोट कीजिएगा, मारबरी बनाम मेडिसन मुकदमे के निर्णय में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। तो आपसे यहाँ प्रश्न किसी रूप को जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रस्तावना निम्न में से सर्वप्रथम किस देश में की गई है? अमेरिका में। कौन से केस में? मारबरी बनाम मेडिसन। अब ये केस क्या है, बहुत लंबी बात है, इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ तो केवल हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहे हैं। क्या, कौन से सन में? 1803 में। केस मारबरी बनाम मेडिसन मुकदमे के निर्णय में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। अर्थात यहाँ जो भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि भाई सीधी सी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वास्तविक रूप में सीमित सरकार की बात करता है। ये बात सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल ने स्पष्ट रूप में कहा है कि भाई यहाँ का संविधान लिखित है, अचल है, और यहाँ की जो संघात्मक प्रकृति है, यहाँ जो सरकार है वो सीमित है, यहाँ जो संवैधानिक कानून है वह सर्वोच्च है, साधारण कानून संवैधानिक कानून के अनुरूप बनाए जाएं। इसलिए न्यायपालिका को ये शक्ति है कि वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और प्रशासन के कानूनों और कार्यों का पुनरावलोकन कर सकती है। ये देख सकती है न्यायपालिका कि संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिका कानून बना रही है या नहीं। कार्यपालिकाएं व्यवस्थापिका ने जिस रूप में कानून बनाए उनके अनुरूप क्रियान्वित कर रही है या नहीं, या कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं वह आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं। इन सब का पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वह न्यायपालिका के पास ही होगी। क्यों? क्योंकि संविधान की रक्षा केवल न्यायपालिका कर सकती है। तो भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल ने यहाँ कितने ही तर्क दिए हैं जिनके आधार पर इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह ये देख सकती है कि वास्तविक रूप में जो कानून है, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका प्रशासन के कार्य हैं, वह संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। क्या कह रहा हूँ? संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसके लिए इन्होंने कितने ही तर्क दिए हैं, जिनमें से मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए 5 बिंदु तैयार किए हैं। अर्थात भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में कहा है, मारबरी बनाम मेडिसन मुकदमे के अंतर्गत क्या कहा है कि कानूनों की वैधानिकता जांचने के अधिकार को निम्न तथ्यों पर आधारित बताया है। मतलब वास्तविक रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय, हम अमेरिका की बात करें क्योंकि अमेरिका में इसका वास्तविक रूप में प्रस्तावना की गई है, किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वप्रथम। तो सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक रूप में ये देखेगी क्या कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वह वास्तविक रूप में वैधानिक है या अवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है। कौन देखेगी? न्यायपालिका। तो क्या करें भूतपूर्व न्यायाधीश मार्शल कि वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की, नोट कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की वैधानिकता जांचने के अधिकार को निम्न तथ्यों पर आधारित बताया है। अर्थात वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय ये देखेगी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो कार्य और कानून हैं वह वास्तव में संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये इन तथ्यों के आधार पर देखेगी। क्या क्या है? नंबर 1, अमेरिका की सरकार सीमित शक्तियों की सरकार है। क्या है? अमेरिका की सरकार सीमित शक्तियों की सरकार है। अर्थात वास्तविक रूप में जब
वहाँ की सरकार सीमित शक्तियों की सरकार है, तो निश्चित है न्यायपालिका ये देखेगी कि कहीं व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाओं की जो कार्य है और कानून है वो संविधान के विपरीत तो नहीं है। जब तक न्यायपालिका के पास ये शक्ति नहीं होगी तब तक सरकार सीमित कैसे हो सकती है। दूसरा, लिखित, अचल और संघात्मक प्रकृति का संविधान। ध्यान दीजिएगा, लिखित और अचल और संघात्मक प्रकृति का संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करने का आधार प्रस्तुत करता है। अर्थात न्यायाधीश मार्शल का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित है। लिखित है तो निश्चित है उन प्रावधानों के अनुसार, उन उपबंधों के अनुसार, उन अनुच्छेदों के अनुसार सरकार को कार्य करना पड़ेगा। और अचल मतलब कठोर संविधान है वहाँ का, लिखित संविधान है वहाँ का। मार्शल कह रहे हैं लिखित संविधान है, कठोर अचल संविधान है। और संघात्मक प्रकृति अर्थात अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, मतलब वहाँ संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ये बात सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति का जो बंटवारा किया गया है वह भारत की तरह नहीं किया गया है। वहाँ वास्तविक रूप में संघ की जो शक्तियाँ हैं उनको तो गिना दिया गया है, बाकी सब कुछ राज्यों के पास छोड़ दिया गया है। इसलिए एग्जाम पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया। गणना का मतलब संघ की शक्तियों को गिना दिया गया, बाकी बचा हुआ राज्यों को दे दिया गया है। तो मार्शल कह रहे हैं कि लिखित, अचल और संघात्मक प्रकृति का संविधान है, इसलिए सरकार की शक्तियों को सीमित करने का आधार प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में न्यायपालिका ये देखेगी, क्या देखेगी कि जो संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिकाएं कानून बना रही हैं या नहीं, कार्यपालिकाएं उसी के अनुरूप कार्य कर रही हैं या नहीं। तो कहने का भावार्थ ये, मार्शल का तर्क है कि अमेरिका का संविधान लिखित है, अचल है और यहाँ की जो संघात्मक प्रकृति है, इसलिए वास्तविक रूप में ये सरकार को सीमित करती है। और सरकार को सीमित करती है तो वास्तविक रूप में इसकी देखरेख कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। इसलिए न्यायपालिका देख सकती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं। मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम बना दिया, मैं समझाऊंगा। चलिए अगला है संवैधानिक कानून साधारण कानून से सर्वोच्च है। न्यायाधीश मार्शल ने कहा है कि संवैधानिक कानून साधारण कानून से सर्वोच्च है। इसका मतलब ये है कि व्यवस्थापिकाएं जो भी कानून बनाएंगी वह संवैधानिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। अगर संवैधानिक कानून के अनुरूप नहीं है, मतलब संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिकाएं उसे अवैधानिक, अमान्य घोषित कर सकती हैं। अगला, संवैधानिक कानून के प्रतिकूल बना साधारण कानून वैध नहीं है। न्यायाधीश मार्शल ने कहा है कि जो संविधान या संवैधानिक कानून है उसके अनुरूप यदि साधारण कानून, मतलब व्यवस्थापिका उसके अनुरूप कानून नहीं बना रही है तो उसको अवैध घोषित किया जाएगा, वह वैध नहीं होगा। अगला है, संविधान के प्रतिकूल कानूनों को न्यायालय लागू करने से इनकार करने का अधिकार रखता है। मतलब यदि वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप कानून नहीं बन रहा है, व्यवस्थापिकाएं संविधान के अनुरूप कानून नहीं बना रही हैं, व्यवस्थापिकाएं संविधान के अनुरूप कानून नहीं बना रही हैं, कार्यपालिकाएं संविधान के अनुरूप आदेश नहीं दे रही हैं, कार्य नहीं कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जो न्यायपालिका है, न्यायालय उसे लागू करने से इनकार करने का अधिकार रखता है। ये वास्तविक रूप में 1803 के अंतर्गत न्यायाधीश मार्शल ने ये तथ्य बताए थे। इन तथ्यों के आधार पर कहा है कि वास्तविक रूप में यदि विधि के शासन को बरकरार रखना है या सीमित सरकार की स्थापना करनी है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में न्यायपालिका की शक्ति देनी पड़ेगी। कौन सी? कि वो ये देखें कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये न्यायाधीश मार्शल के तर्क थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये 5 बिंदु नोट कीजिएगा। ये हो गया यहाँ तक वास्तविक रूप में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी उत्पत्ति से संबंधित बात बताई है मैंने, बहुत गहरी बात। अब इससे संबंधित कितने ही प्रश्न बनते हैं, आपसे कहीं से पूछें, कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में हमने बताया न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट में ले रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ और परिभाषा। मैं मेरे विद्यार्थियों से जब चाहे पीजी की क्लास हो या जो नेट के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाते हैं हम, तो वास्तव में मैंने उनसे पूछा कि भाई न्यायिक पुनरावलोकन वास्तव में है क्या। मुझे किसी विद्वान का नाम मत बताइए, कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, मुझे तो सामान्य रूप में बताएंगे न्यायिक पुनरावलोकन होता है क्या है। तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। भाई मैं आज आपको इस रूप में समझा रहा हूँ, ये आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आसानी समझेंगे। देखो शब्द देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका सामान्य सा अर्थ क्या है? परिभाषा नहीं ले रहा हूँ मैं, आपसे पूछ ले कोई न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, सामान्य व्यक्ति पूछ सकता है, सामान्य पाठक पूछ सकता है, एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा।
भाई इसका सीधा सा अर्थ बताता हूँ मैं, समझिए। देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका के द्वारा किसी चीज़ का अवलोकन किया जा रहा है, दोबारा से देखा जा रहा है उसको, तो क्या देखेगी न्यायपालिका? ध्यान दें, न्यायिक पुनरावलोकन वास्तविक रूप में, इधर देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन वास्तविक रूप में न्यायपालिका की वह शक्ति है या न्यायपालिका की वह क्षमता है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका यह देखेगी, यह अवलोकन करेगी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रशासन, क्योंकि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल होता है, और स्थायी जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिसको कि हम प्रशासन कहते हैं। ठीक है, उन सब की बात आ रही है। ये देखेगी न्यायपालिका कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रशासन संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं, संविधान के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं या नहीं। अगर संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कार्य और कानून नहीं बना रही हैं तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए हुए कानून और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी, अवैध घोषित कर देगी। ये जो शक्ति है, ये जो क्षमता है, वही न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, देखिएगा, मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, ये बातें भी लूँगा मैं। इधर चलिए, पहले न्यायपालिका हो गई। अब वास्तव में न्यायपालिका ये देखेगी कि संविधान है। भाई सब देशों का अपना संविधान होता है, ठीक है, ब्रिटेन का अपना लिखित संविधान है, और वहाँ तो वैसे भी न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ संसद की संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है। बाकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में उनका संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। ठीक है, तो वास्तव में न्यायपालिका ये देखेगी कि जो ये संविधान है, भाई संविधान की रक्षा या रखवाली का कार्य न्यायपालिका ही करती है, क्योंकि न्यायपालिका ही ऐसी व्यवस्था करेगी कि व्यक्ति समूह और सरकार, जो राजनीतिक शक्ति का संगठन है, राजनीतिक शक्ति का संगठन किसमें होता है? संविधान में होता है। उसके अनुरूप व्यक्ति समूह और सरकार उसके अनुरूप कार्य करे, उसके अनुरूप कानून बनाए। ये कौन देखेगी? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जब ये देखती है कि भाई संविधान के अनुरूप व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कानून बना रहे हैं या नहीं, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये देखने की शक्ति जब न्यायपालिका को दी जाती है तो ये शक्ति, ये क्षमता ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ दिखा है न्यायपालिका संविधान की रखवाली करेगी। कैसे? कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं। देखिएगा, इधर मैंने तीर का निशान दिया है। इधर देखिएगा, फिर यहाँ कार्यपालिका भी संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं, या संविधान के अनुरूप, क्योंकि विशेषकर आज के दौर में हम देखते हैं मंत्रिमंडलीय सर्वेसर्वा होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा जिस रूप में नीति बनाई जाती है, संसद में उसको पारित कर दिया जाता है, तो वास्तविक रूप में कानून बनाने में रोल किसका होता है? कार्यपालिका का ही होता है। ध्यान रखेंगे, व्यवस्थापिकाओं का इतना रोल नहीं होता है। व्यवस्थापिकाओं का रोल क्यों नहीं होता है, कार्यपालिकाओं का क्यों होता है, इससे संबंधित सब वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएँ भी संविधान के अनुरूप आदेश दे रही या नहीं, संविधान के अनुरूप जैसे कि व्यवस्थापिका ने कानून बनाए उनके अनुरूप इनकी क्रियान्वित कर रही है या नहीं, यह भी वास्तविक रूप में न्यायपालिका देखेगी। तो यहाँ हमने दर्शा दिया है। अब न्यायपालिका इसके ऊपर भी निगरानी रख रही है, अर्थात इसका भी पुनरावलोकन हो रहा है। ये मैंने तीर का निशान दिया है। इधर आइएगा, न्यायपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर भी ध्यान रखेगी कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रही है या नहीं। फिर इसके बाद यहाँ इसका मतलब ये है कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों को वास्तविक रूप में कार्यपालिकाएं उसी अनुरूप क्रियान्वित कर रही है या नहीं, या उनका संचालन ठीक से हो रहा है नहीं, यह भी न्यायपालिकाएं ही देखेंगी। तो वास्तविक रूप में ये संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, आप ये डायग्राम बनाइएगा और इसके माध्यम से आसानी से इसको समझा जा सकता है कि वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है भाई, बाकी मैंने आपके लिए यहाँ नोट भी कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने परिभाषा भी वो ली है जो सर्वसम्मत परिभाषा है, उचित परिभाषा है, श्रेष्ठ परिभाषा है, पूरी दुनिया में
स्वीकार किया जाता है। इसको ध्यान दें, पहले मैंने सामान्य अर्थ नोट किया है, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ वैसे क्या कि सामान्यतया न्यायिक पुनरावलोकन का आशय तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है, न्यायालयों की उस शक्ति से है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन कार्यों और कानूनों को अवैधानिक एवं अमान्य घोषित कर सकते हैं जो उनके मत में संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल हो। समझ गए? मतलब वास्तविक रूप में यहाँ न्यायपालिका के पास शक्ति होती है, क्षमता होती है क्या देखने की कि भाई व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं, कार्य कर रहे हैं या नहीं। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो ये तो सामान्य सा अभिप्राय होगा। उसके बाद में कुछ वैधानिक परिभाषा ले रहे हैं। पहले परिभाषा है पिनोक व स्मिथ की और दूसरी परिभाषा है एम.वी. पायली की। नोट कीजिएगा, क्या पहली परिभाषा पिनोक व स्मिथ की और दूसरी है एम.वी. पायली की। अब देखिएगा यहाँ भाई, वास्तव में एम.वी. पायली की परिभाषा अधूरी है, मैं बताऊँगा। और पिनोक और स्मिथ की जो परिभाषा है उचित, सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है। क्यों? क्योंकि पिनोक और स्मिथ ने जो परिभाषा दी है उसमें मैंने आपके लिए जो डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम की सारी बातें आ जाती हैं। जबकि एम.वी. पायली की परिभाषा को हम देते हैं तो वास्तविक रूप में इन्होंने केवल व्यवस्थापिका का जिक्र किया, कार्यपालिका और प्रशासन का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि न्यायपालिकाएं केवल ये देखेंगे कि व्यवस्थापिकाएं जो कानून बना रही संविधान के अनुरूप है या नहीं, और कार्यपालिकाएं यदि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानून को संचालित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कार्यपालिकाएं संविधान के विपरीत आदेश देंगी, तो फिर उनको कौन रोकेगा? एम.वी. पायली ने इस बात की चर्चा नहीं की है, इसलिए एम.वी. पायली की परिभाषा अधूरी है, जबकि पिनोक और स्मिथ की परिभाषा उचित, सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण है। नोट कीजिएगा, पिनोक और स्मिथ क्या कह रहे हैं, ये है न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की, ध्यान दीजिएगा, ये है मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, ये है न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की, संविधान की व्याख्या करने की तथा व्यवस्थापिका कार्यपालिका व प्रशासन के, मैंने प्रशासन इसी के अंदर समझा दे, कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। प्रशासन के उन कार्यों को जो सर्वोच्च कानून के प्रतिकूल हों, क्या सर्वोच्च कानून के प्रतिकूल हों। अब सर्वोच्च कानून के प्रतिकूल का मतलब, सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान। नोट कीजिएगा यहाँ, सर्वोच्च कानून का मतलब क्या होता है? संविधान। क्या होता है? संविधान। तो सर्वोच्च कानून के प्रतिकूल हों, रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ मैं, यह है न्यायालयों को संविधान की, यह है न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की, संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करेगी, व्याख्या करने की, तथा व्यवस्थापिका कार्यपालिका व प्रशासन के उन कार्यों को जो सर्वोच्च कानून के प्रतिकूल रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और प्रशासन संविधान के अनुरूप कानून बना रहे हैं या नहीं, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखने की शक्ति प्राप्त है। ये सब देखने की शक्ति और क्षमता ही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर? अब पिनोक और स्मिथ की परिभाषा में सब बात आ जाती है। क्यों? व्यवस्थापिका भी आ गया, कार्यपालिका भी आ गया। कार्यपालिका के दोनों प्रकार आ गए, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में कौन होता है? प्रशासन, स्थायी सरकारी कर्मचारी। और अस्थायी में कौन होता है? राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। ठीक है भाई। तो वास्तविक रूप में फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना। तो इसलिए पिनोक और स्मिथ की परिभाषा उचित, श्रेष्ठ, सर्वमान्य। अब एम.वी. पायली क्या कह रहे हैं? नोट कीजिएगा, एम.वी. पायली ने अपनी पुस्तक, नोट कीजिएगा, एम.वी. पायली की पुस्तक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में संवैधानिक सरकार, भारत में संवैधानिक सरकार, ये इनकी पुस्तक का नाम है। संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है? संवैधानिक सरकार का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत उसका अपना संविधान तो हो और संविधान के अनुरूप शासन का संचालन किया जाए, वो ही संवैधानिक सरकार नहीं है। ऐसे तो संविधान तो हिटलर और मुसोलिनी ने बनाया था और उनके अनुरूप उन्होंने शासन का संचालन भी किया, तो क्या संवैधानिक सरकार थी? नो। उस संविधान में समाज के सर्वोच्च मूल्यों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत समाज के सर्वोच्च मूल्यों को स्थान दिया जाए, उनकी आस्थाओं को भी ध्यान में रखा जाए और उसके अनुरूप जब शासन का संचालन किया जाता है तो वो संवैधानिक सरकार कहलाती है। नोट कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसके लिए भी अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। क्या संवैधानिक सरकार क्या है, हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा आप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया में एम.वी. पायली ने न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा देते हुए कहा है
कि ये मीन्स न्यायिक पुनरावलोकन, ये है न्यायालय की वह क्षमता है, न्यायालय की, न्यायपालिका की वह क्षमता है, देखिए डायग्राम, यह वह क्षमता है जिससे वे व्यवस्थापन कार्यों की केवल यहीं तक बोल रहे हैं, कार्यपालिका का जिक्र नहीं करेंगे, ये व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता को घोषित करती है। अर्थात वास्तविक रूप में हम ही पायली कह रहे हैं कि यह न्यायपालिका की वह क्षमता है जिससे कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। तो यहाँ केवल व्यवस्थापिका का इन्होंने जिक्र किया है, कार्यपालिका का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए एमवी पायली की परिभाषा अधूरी है। ठीक है भाई, तो आपको तो पिनोक स्मिथ की परिभाषा को याद कर लेना है, और कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा पूछी जाती है या आपसे सामान्य रूप में पूछा जाता है तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी पिनोक स्मिथ की परिभाषा को ध्यान रखेंगे। यदि आपको ये भी ध्यान नहीं रहता है तो सामान्य अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम से भी समझा दिया है, इसके आधार पर आप बतला सकते हैं आसानी से कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।